हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पे एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं और उस वीडियो में मेरा जो टॉपिक होगा गोरखाओं के द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण। तो देखिए, गोरखों का उत्तराखंड आक्रमण, उस समय जो है उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति क्या थी उसे हम लोग समझते हैं। तो कुछ यूँ देखिएगा, उत्तराखंड की आयताकार आकृति है, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र था इसे हम लोग क्या कहेंगे, कुमाऊं कहेंगे। क्या कहेंगे? कुमाऊं, ठीक है ना। और जो ये वाला क्षेत्र होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र। अब देखिएगा, इस समय की उत्तराखंड में जब गोरखाओं का आगमन होता है, गोरखों के उत्तराखंड आगमन के समय उत्तराखंड में कुमाऊं की जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी, और आखिर गोरखों को जो है उत्तराखंड पर आक्रमण करने के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सारे सवालों के जवाब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, कुमाऊं में जब गोरखों के द्वारा 1790 में 1790 में आक्रमण किया गया था, ठीक है ना। 1790 में, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जब गोरखों के द्वारा 1790 में यहाँ पे आक्रमण किया गया, तो इस समय चंदू का जो शासक था महेंद्र चंद था। कौन था? महेंद्र चंद, ठीक है, महेंद्र चंद था। और यहाँ गढ़वाल की अगर मैं बात करता हूँ तो गढ़वाल का जो शासक था वो था आपका प्रद्युमन शाह। कौन था? प्रद्युमन शाह, ध्यान रखिएगा, प्रद्युमन शाह। यानी कि आपसे पूछता भी है कि पवार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो प्रद्युमन शाह हो गया। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो महेंद्र चंद हो गया, है ना। तो और यहाँ पे आगे आपके गोरखा। तो देखिएगा, यहाँ पे गोरखाओं का शासन रहता है। ये पूरा पश्चिमी नेपाल का जो हिस्सा है, गोरखाओं का शासन यहाँ पे को रहता है। तो बेसिकली गोरखे यहाँ पे आते क्यों हैं? दरअसल मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हर्षदेव जोशी, जिन्हें हम लोग कुमाऊं के बेताज बादशाह के नाम से भी जानते हैं। और तो दरअसल हुआ क्या था, जो हर्षदेव जोशी था प्रारंभ में जो है चंदू का मंत्री होता है, उसके बाद फिर प्रद्युमन शाह अल्मोड़ा में आक्रमण करता है, तो उसके बाद प्रद्युमन शाह का मंत्री होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट टाइम पे जब मोहनचंद यहाँ आक्रमण करता है कुमाऊं में, तो उसकी पराजय हो जाती है। बेसिकली जो हर्षदेव जोशी होता है, हर्षदेव जोशी की पराजय हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा परेशान हो जाता है इस स्थिति को देख करके। तो उसके बाद ये चला जाता है गोरखों के पास नेपाल। तो एक गोरखाओं में बेसिकली आप लोगों ने गोरखा शासन यहाँ पे को था, और गोरखों से ये कहता है कि भैया आप उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण करने में मेरी मदद करें, ठीक है ना। तो गोरखे आते हैं, उत्तराखंड पर आक्रमण करते हैं सर्वप्रथम। तो देखिएगा, चंदू का जो अंतिम राजा था महेंद्र चंद था, और महेंद्र चंद का जो सेनापति था, इसका चाचा था, इसका नाम था लाल सिंह। क्या नाम था? लाल सिंह, ध्यान रखिएगा, लाल सिंह। और जो लाल सिंह था महेंद्र चंद का चाचा हुआ करता है, ठीक है ना। तो लगभग गोरखे क्या करते हैं, 1790 में कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। तो 1790 में एक हवलबाग का युद्ध होता है। कौन सा? हवलबाग का युद्ध। हवलबाग का युद्ध। अब देखिएगा, हवलबाग का युद्ध जो है 1790 में किस के मध्य? गोरखों तथा चंदू के मध्य होता है, तो इसमें क्या होता है, चंदू की पराजय हो जाती है और गोरखे इसमें क्या हो जाते हैं, विजित हो जाते हैं। लेकिन गोरखे जीत तो जाते हैं, और चंद पराजय होकर के जो महेंद्र चंद होता है और लाल सिंह होता है, ये दोनों भाग करके तराई में शरण लेने पहुंचते हैं। तो ये तो थी आपकी कुमाऊं में चंदू की राजनीतिक स्थिति। तो याद रखिएगा, हवलबाग का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1790 में। किस के मध्य हुआ? गोरखों और चंदू के मध्य में। अब ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे गोरखों के जो सेनापति थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक आपका आ जाएगा, आप लोगों ने नाम सुना, हस्तिदल चौतरिया हो गया, अमर सिंह थापा हो गया, इस तरीके से। तो ये लोग थे, और जगजीत पांडे हो गया, ठीक है। तो ये गोरखों की तरफ से थे, और लाल सिंह जो है किसकी तरफ से था? चंदू की तरफ से। खुद महेंद्र चंद भी जो है युद्ध में लड़ा था, तो बाद में इनकी स्थिति ठीक ठाक नहीं रही और ये भाग गया वहां से, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1790 में गोरखों का क्या हो जाता है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पर आधिपत्य हो जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, जो गोरखे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पर आधिपत्य करते हैं 1790 से लेकर के 1815 तक, लगभग कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक। तो गोरखों ने कितने साल तक उत्तराखंड में शासन किया? 25 वर्ष तक शासन किया। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इस शासन को गोरखियाली के नाम से जाना जाता है। और गोरखियाली क्या था? एक अत्याचारपूर्ण शासन, क्योंकि गोरखों के द्वारा मतलब उत्तराखंड में की जनता पर
बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। अब देखिएगा इसकी वजह क्या थी, इसे मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इस तरीके से जो है 1790 में कुमाऊं गोरखाओं के आधिपत्य में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग गढ़वाल क्षेत्र की। गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र में प्रद्युमन शाह क्या होता है, पवार वंश, गढ़वाल में पवार या परमार वंश का शासन रहता है और परमार वंश की स्थापना कनकपाल के द्वारा की जाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो लगभग 1790 के बाद गोरखों के द्वारा पुनः, और अब देखिएगा 1791 में कहाँ पे को, श्रीनगर गढ़वाल में पड़ता है। श्रीनगर के पास में क्या एक जगह थी, लंगूरगढ़ पर गोरखों के द्वारा चढ़ाई कर दी गई थी। लेकिन लंगूरगढ़ पर चढ़ाई करने के साथ ही जो है इस समय क्या हुआ था, जब जैसे ही गोरखों के द्वारा लंगूरगढ़ पर चढ़ाई करी गई तो ठीक उसी समय नेपाल पे चाइना के द्वारा अटैक कर दिया गया। तो जब चाइना पर अटैक किया, चाइना ने जो है नेपाल पर अटैक किया, तो उसके बाद जो नेपाली सेना थी यहाँ से पीछे हट जाती है। तो इस काल में 1792 में, ध्यान रखिएगा 1792 में 1792, ठीक है, 1792 में क्या होता है, एक संधि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं श्रीनगर की संधि या फिर लंगूरगढ़ की संधि, ठीक है ना, लंगूरगढ़ की संधि के नाम से उसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिएगा लंगूरगढ़ की संधि या श्रीनगर की संधि जो हुई थी 1792 में किस के मध्य, पवारों में प्रद्युमन शाह और किसके मध्य, गोरखों के मध्य होती है। अब देखिएगा संधि की शर्तें क्या थी। संधि की शर्तों की बात करें तो इसमें कहा गया कि गोरखों को पवार शासक क्या करेंगे, प्रतिवर्ष 3000 रुपया वार्षिक कर के रूप में देंगे और साथ ही क्या करेंगे, लगभग जो है जो इधर मतलब अनंतिम रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई। और इसके साथ ही जो है जो गोरखे लोग हैं, पवार साम्राज्य यानी कि पवारों की राजधानी उस समय श्रीनगर थी, श्रीनगर में एक गोरखा रेजिडेंट की नियुक्ति करेंगे, समझ रहे हैं, गोरखा राजदूत की नियुक्ति करेंगे, जिसका खर्चा कौन उठाएगा, पवार शासक उठाएंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा उसके बाद लगभग क्या होता है, पवारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी होती है। तो 1795 में गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ता है जिसे 51वीं और 52वीं के अकाल के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ये प्रश्न ग्रुप सी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा 51वीं और 52वीं का अकाल किस वर्ष पड़ा, तो ये जो है 1795 में पड़ता है, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पवारों की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद खराब हो जाती है। कहते हैं कि उस समय जो दून वाला क्षेत्र था, दून वाले क्षेत्र से प्रतिवर्ष 1 लाख का राजस्व जो पवार शासक थे वसूलते थे, लेकिन उस बार क्या होता है कि 800 रुपया आ गया राजस्व गिर करके, तो बहुत खराब स्थिति हो गई उनकी। तो उसके बाद लगभग ऐसी स्थिति चल रही थी, तो इसी बीच गोरखे क्या करते हैं, अपनी जो 3000 रुपये की वार्षिक रकम थी उसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा करके 9000 कर देते हैं। तो वैसे ही पवार राज्य में तो लाले पड़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में पवार राज्य की जो जनता थी कर्ज के बोझ के तले डूब गई, समझ रहे ना। तो उसके बाद आगे बात करेंगे। लगभग फिर क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, 8 सितंबर 1803 को गढ़वाल में भीषण भूकंप आता है। भीषण भूकंप, ये पूछा गया गढ़वाल में किस वर्ष जो है भीषण भूकंप आया था, अभी आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस भीषण भूकंप से क्या होता है, जो पवारों की आर्थिक स्थिति होती है वो और भी खराब हो जाती है और लगभग जो है 80% मकान जो है क्या हो जाते हैं, उसमें ध्वस्त हो जाते हैं। तो इसी मौके का फायदा उठा करके पुनः जो है लगभग 1803 में, ठीक है ना, 1803 में जो गोरखे होते हैं पुनः जो है गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। कहाँ पे को, गढ़वाल पे, कब, 1803 में। तो 1803 में जब गोरखे गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं तो श्रीनगर पर आक्रमण करते हैं, तो श्रीनगर से जो अंतिम शासक होता है प्रद्युमन शाह जो है भाग करके कहाँ चला जाता है, ये आपका देहरादून चला जाता है। देहरादून में एक जगह है, जगह का नाम है खुड़बुड़ा, समझ रहे ना, खुड़बुड़ा। तो देखिएगा अब क्या होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, ध्यान रखिए खुड़बुड़ा का युद्ध। अब जो खुड़बुड़ा का युद्ध है ये बेसिकली किस के मध्य होता है, ये पवारों और गोरखों के मध्य होता है, समझ रहे ना, पवारों और गोरखों के मध्य होता है, जिसमें पवार शासक प्रद्युमन शाह क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो जब पवार शासक प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से गोरखों का गढ़वाल पर 1804 में आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से 1803 से लेकर के लगभग 1804 से लेकर के 1815 तक, लगभग 11 साढ़े 11 वर्षों तक
गोरखे क्या करते हैं, गढ़वाल पर भी शासन करते हैं। समझ रहे हैं? तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर कितने वर्ष तक शासन किया, तो लगभग 11.5 वर्ष, लेकिन कई किताबों में 12 वर्ष भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो उस आपसे यही प्रश्न पूछेगा कुमाऊं में कितने वर्ष तक क्या किया, शासन किया, तो ये भी आपसे पूछता है। तो कुमाऊं में इनके द्वारा 25 वर्ष तक शासन किया गया था, और इस तरीके से गोरखाओं का गढ़वाल पर आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो भी कहा जाता है कि जो प्रद्युम्न शाह था, प्रद्युम्न शाह का अंतिम संस्कार हरिद्वार में गोरखों के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। हालांकि गोरखे बर्बर जरूर थे, लेकिन राजकीय सम्मान देना नहीं भूले। उसके बाद जो प्रद्युम्न शाह था, प्रद्युम्न शाह का एक पुत्र सुदर्शन शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सुदर्शन शाह क्या करता है, सुदर्शन शाह बेसिकली आप लोगों को पता होगा, ये जो है भाग करके श्रीनगर चला जाता है, और इसके 2 अन्य बच्चे होते हैं बेसिकली प्रद्युम्न शाह के। एक बच्चा कांगड़ा में शरण लेता है, और दूसरे को नेपाल यानी कि जो गोरखा होते हैं बंदी बना करके नेपाल ले जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे गोरखों का आधिपत्य स्थापित होता है, और गोरखों के साम्राज्य को यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, गोरखियाली के नाम से जानते हैं। और जैसे ही गोरखों के द्वारा यहाँ पे कुछ शासन किया गया, तो सबसे पहले कहा जाता है कि महिलाओं को छतों पर जाने से रोक दिया गया। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने जो है दास, मतलब इनको ब्राह्मण दास, मतलब ब्राह्मणों को भी दास बनाया, मतलब बेसिकली दास प्रथा को लेकर के आए यहाँ पे को, ब्राह्मणों को दास बनाया। और इधर क्या कहते हैं, जो क्षत्रिय थे जिन्हें ठाकुर कहते हैं, तो उनको भी दास बनाया। ठीक है ना। तो इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं, उनकी जो गोरखों की दासों की मंडी थी उत्तराखंड में हरिद्वार में थी, और एक सबसे बड़ी गोरखों की दासों की मंडी जो है रोहिलखंड में बताई जाती है, ऐसा किसी पुस्तक में लिखा हुआ है ना। तो अब आगे बात करते हैं, बेसिकली अब होता क्या है, 1815 बात आती है 1815 की। 1815 से ठीक पहले आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, प्रद्युम्न शाह का एक बेटा था, जिसे मैंने आपको बताया था भाग करके यहाँ से देहरादून से भाग करके कहाँ चला जाता है, ऋषिकेश चला जाता है। तो जब वह ऋषिकेश चला, चलो आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ऋषिकेश किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। उसके बाद होता क्या है, 1815 लगभग 1814 के टाइम पे, अब ये जो सुदर्शन शाह होता है, सुदर्शन शाह क्या करता है, जो गोरखे होते हैं, ठीक है ना, जो सुदर्शन शाह क्या करता है, उत्तराखंड के लोग गोरखों के आक्रमण से तंग आ चुके थे, तो यहाँ पे रहता है उस टाइम पे भारत में अंग्रेजों का शासन। किसका शासन रहता है, अंग्रेजों का। तो ये सुदर्शन शाह अंग्रेजों के पास जाता है सहायता मांगने के लिए कि भैया आप हमारी मदद करो उत्तराखंड पर आक्रमण करने के लिए। तो अंग्रेजों को भी यहाँ आने के लिए एक बहाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बहाने थे। दूसरा क्या था कि गोरखे लोग जो उनको इधर बिहार चंपारण में भी परेशान कर रहे थे, वहां से दरभंगा वगैरह और नेपाल से लगता है, तो उनको तो मौका चाहिए था उत्तराखंड से गोरखों को घेरने का, तो वो भी आ गए। ठीक है ना। तो उनके द्वारा 1814 में आक्रमण किया जाता है। आप लोग नाम सुना होगा, एक नाला पानी का युद्ध बोलते हैं जिसे खलंगा या नाला पानी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पे कोई युद्ध होता है, उसमें जो अंग्रेजी सेना थी, उस सेना का नेतृत्व गिलेस्पी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, गिलेस्पी के द्वारा। फिर लगभग 1815 में लगभग होता क्या है, अंग्रेजों के द्वारा गोरखों को पराजित कर दिया जाता है, और गोरखों तथा अंग्रेजों के मध्य क्या होती है, एक संधि होती है। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों एक और प्रश्न आप लोगों के लिए, जो संगोली है वह किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, संगोली किस राज्य में अवस्थित है और किस जनपद में अवस्थित है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो संगोली की संधि की बात करते हैं, तो जो संगोली की संधि होती है वह जो है वर्ष 1815 में, ठीक है, वर्ष 1815 में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य होती है। तो आइए जानते हैं संधि की शर्तें क्या थी। संधि की शर्तें, सबसे पहली शर्त ये थी कि गोरखे क्या करेंगे, ठीक है ना, गोरखे और अंग्रेजों के मध्य अनंतिम युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। दूसरी शर्त ये थी, जो काली नदी के पार वाला क्षेत्र होगा, यानी कि पश्चिमी नेपाल वाला क्षेत्र, वहां पे को जो मतलब काली नदी से पार का क्षेत्र यानी कि धारचूला से पार वाला जो क्षेत्र होगा, नेपाल में उसे दारचूला बोलते हैं, तो वाला क्षेत्र किसका होगा, वह जो है गोरखों का होगा। और वहां से काली नदी से वार का जो क्षेत्र होगा वो किसका होगा, वह क्षेत्र जो है अंग्रेजों का होगा। ठीक है ना, पहली शर्त। उसकी अगली शर्त ये थी कि काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। और उसकी तीसरी शर्त ये थी कि भैया जो 2 गांव थे काली नदी के से सटे हुए 2 गांव थे, एक गांव का नाम था छांगरू और एक गांव का नाम था तिनकर। तो छांगरू तथा तिनकर गांव को किसको दे दिया जाएगा, गोरखाओं को सुपुर्द कर दिया जाएगा।
और एक और शर्त, चौथी शर्त ये थी कि भैया जो अंग्रेजी सेना थी या ब्रिटिश सेना थी, तो ब्रिटिश सेना में क्या कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी। तो कहा जाता है कि जो ये संधि होती है, इस संधि में अनंतिम रूप से 1816 में संगोली बिहार में पड़ता है, तो वहाँ पे चंपारण में बेसिकली जो है बमसा और इधर से जो ई गार्डनर, तो उनके मध्य क्या होता है, एक संधि होती है, इस संधि पर हस्ताक्षर होते हैं और गोरखे इस तरीके से उत्तराखंड से जा चुके होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद अंग्रेजों का उत्तराखंड आगमन। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड में गोरखाओं का उत्तराखंड में जो पहले ब्रिटिश कमिश्नर थे वो कौन थे, ई गार्डनर थे। तो यहाँ से आगे की वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ ही लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।